नमस्ते दोस्तों, आपका बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। तो दोस्तों, हमारे यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स बताए जाते हैं। अब तक हमारी टीम ने 221 के करीब शॉर्ट्स एंड वीडियोस बनाए हैं। आप बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट चैनल को सब्सक्राइब करके उनको देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप को हमारे द्वारा दी गई जानकारी या हमारे वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें अप्रिशिएट करते हैं तो हमें बेहद खुशी होगी। हमारी रिसर्च टीम आपके लिए बहुत ही शानदार शेयर ढूंढ के लाती है और आपको पता ही है कि 5-6 हज़ार शेयर हैं, लिस्टेड शेयर हैं बीएसई में, जिसमें से शॉर्ट लिस्ट करना कितना मुश्किल काम है। तो दोस्तों, चलिए अब हम आगे चलते हैं। आज हम बात करेंगे एक एनबीएफसी के बहुत ही शानदार शेयर बजाज फाइनेंस की। बजाज फाइनेंस ही आज हमने क्यों चुना? ये इसलिए चुना है कि क्वार्टर 4 में इसके रिजल्ट हैं जो बहुत ज़्यादा शानदार आए हैं और यह शेयर एनबीएफसी का एक बहुत शानदार शेयर है जिसके रिटर्न पिछले 10 साल के अगर आप देखेंगे तो बहुत शानदार इसने रिटर्न दिए हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से कोविड की मार के नीचे यह शेयर भी आ गया था और इसका एनपीए वगैरह भी बढ़ गया था और प्रोविजनिंग ज़्यादा हो गई थी, ग्राहक भी कुछ टूट गए थे। लेकिन कुल मिला के अब यह लाइन पे है। हम इसका बिजनेस मॉडल, इसके फंडामेंटल्स, मेनली हम इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट की समीक्षा करेंगे और इसके बाद इसके टारगेट्स और वैल्यूएशन पर भी विचार करेंगे। आइए आज हम पहले सीखते हैं कि इसका बिजनेस मॉडल क्या है। तो दोस्तों, यह एनबीएफसी कंपनी है, पहले भी बताया आपको। यह बजाज फाइनेंस मेनली लैंडिंग का काम करती है। रिटेल का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। एसएमई और कमर्शियल कस्टमर्स शहरों और गांवों में देश भर में है। तो यह पब्लिक कॉरपोरेट से डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करती है और विभिन्न प्रकार की फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोडक्ट्स अपने ग्राहकों को बेचती है। हमारा ये जो सोर्स है इसका, ये हमने एनुअल रिपोर्ट के पेज नंबर 124 से लिया है। तो इसके अब हम इसका बिजनेस मॉडल तो काफ़ी लंबा चौड़ा है, लेकिन हमारा जो वीडियो है वो बहुत लंबा हो जाएगा। इस वजह से हम खुद तो इस पर सर्च करने के बाद ही वीडियो लाते हैं। तो इसका बिजनेस मॉडल बहुत शानदार है। इसके फंडामेंटल भी चेक कर लेते हैं। इस कंपनी की मार्केट कैप 3,80,02,16 करोड़ है। बहुत बड़ी कंपनी है। तो दोस्तों, लार्ज कैप कंपनी है। करंट प्राइस है जो इसका 6280 रुपये है और 52 वीक हाई एंड लो है जो 7778 रुपये और 5220 रुपये इसका लो प्राइस है। तो स्टॉक पी है जो यह 33 की पी पर मिल रहा है शेयर और बुक वैल्यू है जो 898 रुपये है। डिविडेंड यील्ड 0.48% है। अभी भी इसने 200% का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। तो आरओई है जो 23.5% है जो काफ़ी शानदार है। वैसे तो इसकी 30% होती थी, लेकिन इस साल 23.5 है, आगे 30% होने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, फेस वैल्यू इसकी 2 रुपये है। अब इसके प्रोस एंड कॉन्स चेक करते हैं। कंपनी आगे भी अच्छी क्वार्टरली रिजल्ट्स देने वाली है, ये तो क्लियर है। कंपनी ने कमेंट्री भी यही दी है और कमेंट्री के जो बिजनेस मॉडल है यह भी शो करता है कि आगे भी इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं जो बहुत अच्छे आएंगे। 5 साल की प्रॉफिट CAGR है जो वो 36% है। फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी होती है। 5 साल से लगातार 36% के हिसाब से यह प्रॉफिट ग्रोथ कर रही है कंपनी। इसके हम रिजल्ट देखना पसंद करेंगे। मेन हमारा जो फोकस है आज का क्वार्टर 4 के रिजल्ट के बाद का ही इसके ऊपर समीक्षा करने का है। तो नेट प्रॉफिट एंड अदर डिटेल हम देखते हैं। FY 23 में कंपनी ने कोर AUM असेट्स अंडर मैनेजमेंट से 55,292 करोड़ रुपए जोड़े हैं। 55,292 करोड़ रुपए इसकी जो असेट्स से इसने जोड़े हैं। असेट्स में क्वार्टर 4 में बुक किए गए ऋण में
20% की वृद्धि हुई है। अब तक का यह सबसे बड़ा वृद्धि किया हुआ ऋण बुक है। क्वार्टर 4 में शुद्ध ब्याज आय 28% बढ़ी है, जो बहुत अच्छी है। क्वार्टर 4 में कर से पहले का लाभ 31% बढ़ा है। पहले 22 के अंदर क्वार्टर 2 का था जो 3265 करोड़ था क्वार्टर 4 का 22 के अंदर, और अब जो क्वार्टर 4 में है 4261 करोड़ है। कर के पश्चात नेट प्रॉफिट में 30% की बढ़त हुई है, जो 3158 करोड़ हो गया, और पिछली तिमाही में 2420 करोड़ था। क्वार्टर 4 ने कंपनी ने फ्रेंचाइज में 3.9 करोड़ ग्राहक जोड़े हैं, और FY 23 में कुल 11.52 करोड़ जुड़े हैं, जो एक रिकॉर्ड है। ऐसा आज तक किसी भी कंपनी ने इतने ग्राहक नहीं जोड़े हैं। तो इसके हम पैरामीटर्स भी चेक कर लेते हैं दोस्तों। 3 साल की जो CAGR है इसकी सेल ग्रोथ की, वो 16% है। 16% के हिसाब से 3 साल में इसकी सेल ग्रोथ बढ़ी है। 3 साल की CAGR में प्रॉफिट ग्रोथ है जो वो 30% की है। तो 3 साल का CAGR स्टॉक प्राइस है जो वो 39% है। तो और 3 साल की ROE है जो 19% है, लेकिन पिछले वर्ष की 23% है। बैलेंस शीट है जो उसको चेक करते हैं। बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल है जो 121 करोड़ की है। रिजर्व हैं जो 54,251 करोड़ के कंपनी के पास रिजर्व्स हैं, और बोरोइंग है जो 2,16,06,90 करोड़ की है। देखने में यह बड़ी लंबी चौड़ी लगती है, लेकिन NBFC कंपनीज के लिए बोरोइंग कोई मैटर नहीं होता, क्योंकि अगर आपको मैं इसके साथ एक एग्जांपल के साथ जोड़ देता हूँ, तो इसके पास असेट्स भी हैं जो वो 2,50,00,000 के हैं। असेट्स भी तो 2,50,00,000 के हैं। तो कैश है इसके पास 15 करोड़ का है। इन्वेस्टमेंट 22,752 करोड़ की है, जो अलग अलग कंपनियों में शेयरों में असेट्स है, जो कंपनी की जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ होती है एट्सेट्रा में होती है। लेकिन ये बढ़कर बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये पीछे की 22,752 करोड़ है जो पता नहीं कब की है, रिवैल्यूएशन इसकी नहीं हुई होगी। तो यह वैसे भी कैश इसके पास पड़ा रहता है। फ्लो है जो इसका कैश फ्लो है 14,483 करोड़ है, जो वो प्लस में है। तो प्रमोटर की होल्डिंग चेक करते हैं। प्रमोटर की होल्डिंग बड़ी शानदार है। प्रमोटर की होल्डिंग 55.91% है। FII का 19.16% की हिस्सेदारी है। DII की 12.92% की हिस्सेदारी है। अब देख सकते हैं कि कितनी शानदार इसके अंदर FII की भागीदारी है और DII की है, और प्रमोटर की खुद की भी अच्छी खासी हिस्सेदारी है। अब हम इस शेयर के वैल्यूएशन और टारगेट देखेंगे, जो बहुत ज़रूरी है। क्या ये ख़रीदा जा सकता है, ये क्या इस रेट पे हमें ख़रीदना चाहिए, और आगे हमें यह कितनी ग्रोथ दे सकता है, यह हमारे दिमाग में आता है। तो कंपनी ने जो कमेंट्री दी है क्वार्टर 4 के रिजल्ट के साथ, वो बहुत ही शानदार और पॉजिटिव दी है। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 24 में जो ग्राहक हैं 11-12 करोड़ जोड़ने की बात की है। फ्रेंचाइज 11-12 करोड़ फ्रेंचाइज जोड़ने की बात की है, जो कि लक्ष्य है जो 23 की ग्रोथ थी जो 11.57 करोड़ थी। तो नए ग्राहक जोड़ सकती है कंपनी, जब अभी जोड़े हैं तो बजाज फाइनेंस ना केवल NII की प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट पैट पर 4 से 7% की बढ़त दी है, B2B कारोबार में भी ग्रोथ और डेवलपमेंट में कंपटीशन की संभावनाओं को मात दी है। काफ़ी लोगों को एक शंका रहती है कि NBFC में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और ये आगे इसकी ग्रोथ रुक सकती है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। कंपटीशन की संभावनाओं को इसने मात कर दिया और चिंताओं को भी दूर कर दिया है। जिस तरह के इसने रिजल्ट दिखाए हैं, अपना मैनेजमेंट कौशल दिखाया है, अपनी कैपिटल की एम्प्लॉयमेंट को किस ढंग से किया है, वो सारे देखते हुए इसकी चिंता ये वाजिब नहीं है। बजाज फाइनेंस की आय में 30% की वृद्धि हुई है, जबकि रिटर्न ऑन असेट्स में भी 5% से अधिक है। ये लगातार पिछले 5 साल से बढ़ रही है, जबकि रिटर्न ऑन एसेट्स
5% बहुत होती है और पिछले 5 साल से लगातार बढ़ रही है। बजाज फाइनेंस का निजी बैंकों पर प्रीमियम वैल्यूएशन जायज़ है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये थोड़ा महंगा मिलता है, जो प्राइवेट बैंक 30 की पी पर मिल जाते हैं, तो यह 33 की पर मिलता है या 40 की पर मिलता है, लेकिन इसको जायज़ ही ठहराया जा सकता है इसके रिजल्ट्स को देखते हुए, इसकी फर्दर ग्रोथ को देखते हुए। जेपी मॉर्गन ने स्टॉक पर 9,000 रुपये का टारगेट दिया है, 9,000 रुपये का टारगेट बाई के साथ उसने दिया है। और जेपी मॉर्गन ने स्टॉक पर 9,000 रुपये का टारगेट दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने 8,000 रुपये का टारगेट दिया है और मोतीलाल ओसवाल ने इसका लक्ष्य 7,080 रुपये रखा है। उसका थोड़ा सा आप कहें तो फंडामेंटली ज़्यादा वो उसकी चिंता है, ये है कि शायद कंपटीशन ज़्यादा रहेगा, लेकिन हमारी यह टीम समझती है, हमारी अपनी रिसर्च टीम है जो यह समझती है कि 33 की पी पर यह शेयर मिल रहा है। अगर हम 24 की यही पी पर 30% की ग्रोथ से अनुमान लगाएं तो भी 8,000 रुपये शेयर का रेट बनता है। आने वाले समय में 8,000 रुपये तो बनता ही है। पहले यह शेयर 55 की पी पर मिलता था। हमारा अनुमान है कि यह शेयर आगे भी प्रीमियम पी पर ही मिलेगा और हमारा अनुमान है 12 महीने का 10,000 रुपये का टारगेट यह टच करेगा। कोई भी निवेश करने से पहले स्वयं से जांच जरूर कर लें। हम किसी भी शेयर को खरीदने की सलाह नहीं देते, हम तो सिर्फ आपको नॉलेज बढ़ाने में आपकी मदद करते हैं या आपको डिसीजन लेने में हम कुछ फैक्ट्स रख के आपकी मदद करते हैं। थैंक यू वेरी मच।